तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक हमारी कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, इसलिए इसे हम कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष या फिर कंट्रोल रूम कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की संख्या 1 होती है, परंतु कुछ कोशिकाओं में 2 या 2 से अधिक हो सकती है। कुछ लिविंग सेल्स जैसे आरबीसीज में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर हम केंद्रक की संरचना देखें तो केंद्रक की संरचना में हमको 2 झिल्लियां देखने को मिलती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो लगभग 75 से 90 mm स्ट्रॉन्ग होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस होता है जिसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, और इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 100 से 300 mm स्ट्रॉन्ग होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जगह जगह पे न्यूक्लियोप्लाज्म पोर पाए जाते हैं, और ये जो पोर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के जो पोर होते हैं वो लगभग 400 mm स्ट्रॉन्ग के होते हैं। अगर हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स लगे हुए रहते हैं, जबकि इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो चिकना होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं। अब हम इसकी संरचना में देखें तो अंदर जो द्रव्य भरा हुआ रहता है, कणिकामय द्रव्य भरा हुआ रहता है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम्स, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में हम देखते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी धागे के समान जो संरचना दिख रही है ये क्रोमेटिन नेट है, क्रोमेटिन जाल जिसे कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन नेट जब आपस में संघनित होकर के मोटा हो जाता है तब हम इसे गुणसूत्र कहते हैं। अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में हम एक और संरचना देखते हैं जिसे हम न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रिका की खोज फोंटाना ने 1781 में किया था। इसका आकार बड़ा और गोलाकार होता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है उन कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, और जिन कोशिकाओं में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती उनमें इनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है। अब हम देखते हैं केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस की का स्ट्रक्चर, उसे हम डिटेल से समझते हैं। न्यूक्लियोलस की या केंद्रिका की जब हम संरचना देखते हैं तो ये केंद्रिका 4 भागों से मिलकर के बना होता है। रेशेदार भाग जिसे हम फाइब्रिलर पोर्शन कहते हैं, ग्रेनुलर भाग, दानेदार भाग जिसे कहते हैं, प्रोटीन भाग और क्रोमेटिन पोर्शन। इन 4 भागों से मिलकर के न्यूक्लियोलस बना होता है। जो फाइब्रिलर पोर्शन होता है, ये फाइब्रिलर पोर्शन राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन का बना हुआ रहता है, और ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन जो होते हैं इनकी जो लंबाई है, इनके तंतुओं की जो लंबाई होती है वो 50 से 80 mm स्ट्रॉन्ग होती है। जो दानेदार भाग होता है वो भी राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन का बना हुआ रहता है जिसे हम ग्रेनुलर पोर्शन कहते हैं, और ये ग्रेनुलर पोर्शन जो होते हैं वो लगभग 150 से 200 mm स्ट्रॉन्ग के होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन भाग। तो जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो केंद्रिका का तरल भाग होता है, जो कि उसका तरल भाग, जो भी केंद्रिका के अंदर जो भी तरल भाग होता है वो प्रोटीन पोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन भाग या क्रोमेटिन रीजन। यहाँ पर क्रोमेटिन के तंतुओं से निर्मित भाग होता है जो कि जिसमें डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। अगर हम केंद्रिका के कार्य देखें तो केंद्रिका के कार्य जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। ये राइबोसोमल आरएनए के संग्रहण और राइबोसोम के निर्माण करने का काम करता है। साथ ही साथ समसूत्री कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को भेजने में भी कार्य करता है। अब हम देखते हैं केंद्रक के कार्य या न्यूक्लियस के कार्य। तो न्यूक्लियस का काम होता है कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया हो रही हो उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण करना। साथ ही साथ ये कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आरएनए का भी निर्माण करने का काम करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का संश्लेषण हो पाता है। कोशिका वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। साथ ही साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाने का भी काम करता है। तो ये था केंद्रक, जिसे हमने डिटेल में समझा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।